हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट मी कैटलेस। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का पाठ वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह का नाम हमने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी में भी सुना था। तो चलिए आज इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले इनका थोड़ा सा ये जो परिचय है हम ये देख लेते हैं। आपने आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी कक्षा छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन कविता की पंक्तियों को हम पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, आपको याद होगा ना बच्चों, हमने वो कविता सुनी हुई है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसी कविता की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो इन कविता की पंक्तियों में हमें कुंवर सिंह जी का नाम नजर आ रहा है, लिखा जा रहा है। चलिए आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उस वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। मतलब जिस समय हमारा 1857 के समय की बात है, जिस समय भारत में ब्रिटिश शासन ने अपना जोर पकड़ा हुआ था, उन्होंने भारत को अपना अपनाने के लिए बहुत यत्न किए। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया, उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। अब क्या किया था, भारत में आकर के ब्रिटिश ने दमन नीति का सहारा लिया। मतलब उन्होंने क्या किया, हम लोगों के देश में आके हमारे ही देश में हमें बिल्कुल हमारे साथ गुलामों जैसा व्यवहार करना शुरू किया, हमें दबाया और हमारे देश पर, हमारे भारत पर अपना शासन करना शुरू कर दिया। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। अब मार्च 1857 की बात है ये, जब बैरकपुर, एक जगह का नाम है, बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर, मतलब जो मंगल पांडे थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत की, वो अंग्रेजों के विरुद्ध गए और ये चीज़ अंग्रेजों से बर्दाश्त नहीं हुई। तो उन्होंने क्या किया, 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिक ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। तो उसके बाद क्या हुआ, पहले तो मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, उसके बाद 10 मई को 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने, जो भारत के जो सैनिक थे, ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन कर दिया था। अब जब मेरठ में भी आग भड़की तो उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी जो थे, ब्रिटिश शासन जो हमारे पर कर रहे थे, उनके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर चल दिए। और क्या किया उन्होंने, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन किया और फिर दिल्ली की ओर निकल पड़े। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब क्या किया था, जो ब्रिटिश शासन थे, ब्रिटिश ब्रिटिश जो लोग थे, उन्होंने दिल्ली की ओर जब बढ़े तो उसके बाद उन्होंने 11 मई को दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया, दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया और उस पर भी शासन करने का फैसला कर लिया। उस समय अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया गया। उस समय क्या था, जब उन्होंने दिल्ली पर अपना कब्जा किया तो वहाँ के जो अंतिम मुगल शासक थे, मुगल वंश के जो अंतिम शासक थे, उनका नाम था बहादुर शाह जफर। उन्होंने भारत को, उनको भारत का जो है शासक यानी राजा घोषित कर दिया गया था। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। अब क्योंकि ब्रिटिश के खिलाफ लोगों ने, हमारी सैनिक सेना ने विद्रोह कर दिया था हमारे लोगों ने, तो ये जो आग थी वो बहुत एकदम से फैल चुकी थी। आग मतलब लोगों के दिल में अपने देश के लिए जो ब्रिटिश के खिलाफ आग थी वो फैलती जा रही थी। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। कई महीनों तक तो क्या रहा, भारत के ज्यादा से ज्यादा भाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा, ब्रिटिश शासन का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। अब दिल्ली के ऊपर तो
था ही युद्ध। दिल्ली में तो युद्ध हो ही रहा था, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी जगह युद्ध हो रहा था। और वो कौन कौन सी जगह थी? कानपुर में हो रहा था, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा, इन जगहों पर भी बहुत तेजी से युद्ध हो रहा था। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हो रहा था। ये जो सारी जगह बताई गई ना, इन सभी जगह पर युद्ध तो शुरू हो ही गया था। इसके अलावा देश के अन्य कई भागों पर भी विद्रोह शुरू हो गया था, मतलब वहां के लोगों ने भी ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया था। देश के मुख्य नेताओं में नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। अब कौन-कौन थे हमारे मुख्य नेता जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया था? वो नेता थे नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी महमद अब्दुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम। ये सब जो थे, इन्होंने भी विद्रोह में पूरा पूरा भाग लिया। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। मतलब 1857 का ये जो स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा था, ये एक बहुत बड़ा कदम था हमारे भारतीयों की तरफ से। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन में किया गया। अब जैसे जैसे ये संग्राम बढ़ता चला गया, वैसे वैसे हमारे जो देश में राष्ट्रीय भावना जागृत होती चली गई। तो ये जो नींव पड़ी थी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम जो था वो 1857 के आंदोलन में ही हुआ था। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व था। मतलब भारत में जो हम लोगों में सांप्रदायिक सद्भावना बढ़ती चली गई ना, इस आंदोलन की वजह से ही बढ़ती चली गई। हम लोग एक होते चले गए, भारतीय हमारे एक होते चले गए। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, आंदोलन हुआ था, उसमें वीर कुंवर सिंह का नाम बहुत सी जगह पर लिया गया है और बहुत उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वयोवृद्ध व्यक्ति मतलब एक वृद्ध व्यक्ति होने के बावजूद भी उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है बहुत बहादुरी दिखाई। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। अब कुंवर सिंह के बारे में हमें ज़्यादा तो जानकारी नहीं मिलती, पर थोड़ी-थोड़ी जानकारी से पता चलता है कि ये जो थे, वो इनका जन्म बिहार के शाहाबाद जिले में जगदीशपुर में हुआ था। और कब हुआ था? 1782 में हुआ था। और इनके पिता का नाम था साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। इनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। मतलब जो जगदीशपुर जो जगह थी, वहाँ के ये जमींदार थे। ठीक है? परंतु उनको अपनी ज़मींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। वो वहाँ के जो कुंवर सिंह के पिता जो थे, वो जगदीशपुर के ज़मींदार ज़रूर थे, लेकिन उनको अपनी ज़मींदारी हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। परिवार उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके, क्योंकि परिवारों में वो इतने उलझे रहे, परिवार की ज़िम्मेदारियों में, अपनी ज़मींदारी को हासिल करने में वो इतने उलझे रहे कि वो कुंवर सिंह के पिता जो थे, वो बचपन में कुंवर सिंह की अच्छे से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद वे कुंवर सिंह की पढ़ाई-लिखाई का ठीक से व्यवस्था कर पाए। जब वो जगदीशपुर वापस लौटे, तब वो कुंवर सिंह की पढ़ाई पर ठीक से ध्यान दे पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ-साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। अब होता है ना कि हमारे पेरेंट्स का, हमारे माता-पिता के स्वभाव का प्रभाव हम पर पड़ता ही पड़ता है। तो जो कुंवर सिंह थे, उनके पिता जो थे, वो बहुत ही स्वाभिमान थे, उदार व्यक्ति थे। तो उनका जो स्वभाव था, उसका असर उनके बेटे कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फ़ारसी सीखी। मतलब कुंवर सिंह जो थे, उनकी जो शिक्षा थी वो घर पर ही हुई थी। उन्होंने पढ़ाई-लिखाई जो थी घर पे बैठ के ही की थी और उन्होंने हिंदी, फ़ारसी और संस्कृत सीखी थी। परंतु पढ़ने-लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाज़ी,
कुश्ती लड़ने में ज़्यादा था। मतलब उनको पढ़ने लिखने से ज़्यादा था, अच्छा लगता था घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना, कुश्ती लड़ना। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई कुंवर सिंह के, तब उन्होंने अपनी जो रियासत थी, जो उनकी जमींदारी थी, वो उन्होंने संभाल ली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। मतलब जिस समय की बात है जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी कुंवर सिंह के, उस समय ब्रिटिश जो थे उनकी हुकूमत थी। उनकी हुकूमत बहुत ज़्यादा थी और अत्याचार भी बहुत ज़्यादा थे हमारे भारतीयों पर। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। और क्योंकि वो अत्याचार इतना करने लगे थे भारतीयों के ऊपर, तो भारतीयों के दिल में उनके खिलाफ भयंकर असंतोष था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। तो ब्रिटिश ने क्या किया था, सारा उद्योग जो था, जितने भी छोटे मोटे उद्योग थे, जितने छोटे मोटे बिजनेस थे, व्यापार थे, और जो कृषि थी, फार्मिंग थी, वो सब उन्होंने अपने अंडर में ले ली थी। तो इसलिए उनकी बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी भारतीयों की। और जो रजवाड़े थे, जो बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े बड़े रजवाड़े थे, जमींदार थे, जो राज दरबार थे उनके, वो भी उन्होंने खत्म कर दिए थे। वो भी सब उन्होंने अपनी ही हिरासत में ले लिए थे ब्रिटिश ने। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। अब भारतीयों के साथ ब्रिटिश ने इतना बुरा व्यवहार किया था कि उनको अपने ही देश में जो भी ऊंचे ऊंचे पद पर नौकरियों पर थे, उनको वहां से हटा दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। अब इस समय क्या था कि ब्रिटिश के खिलाफ तो सभी थे, लेकिन कुंवर सिंह जो थे उन्होंने ही इनके खिलाफ जाने का संकल्प लिया। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहा करते थे। अब जो जगदीशपुर था जहाँ के वो रहने वाले थे कुंवर सिंह जी, उन्हीं के जंगलों में एक बसूरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहा करते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना भी बनाई थी। अब उन्होंने क्या किया, जो बसुरिया बाबा थे, उन्होंने कुंवर सिंह के दिल में देशभक्ति की भावना, स्वाधीनता की भावना और ब्रिटिश के खिलाफ जाने की भावना उन्होंने ही उत्पन्न की थी। और उन्होंने विद्रोह करने के लिए, ब्रिटिश से युद्ध करने के लिए जो योजनाएं बनवाई थी, वो कहाँ कहाँ बनवाई थी उन्होंने? बनारस में, मथुरा में, कानपुर और लखनऊ में। वे 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। मतलब वो प्लानिंग करते रहे, योजना बनाते रहे कि किस तरह से इनके विद्रोह हमें जाना है और किस तरह से इनके विरुद्ध हमें युद्ध करना है। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। अब क्योंकि अब इन्हें योजना बनानी है, प्लानिंग करनी है, तो कोई उनको जगह चाहिए बैठकर सब बैठक करे, बैठे और अपनी मीटिंग करें। तो उन्होंने अपनी ये जो योजना बनाने के लिए मीटिंग की जो जगह बनाई, बैठक बनाई, वो सोनपुर मेले में बनाई। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है, माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। सोनपुर का जो मेला है वो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है और ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। ठीक है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। हाथियों को बेचना और खरीदना भी यहाँ पर किया जाता है, इसीलिए ज्यादा फेमस था। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। इसी मेले में क्या करते थे, ये लोग इकट्ठा हुआ करते थे, जहाँ पर हाथियों का क्रय विक्रय भी होता था और पशुओं का मेला भी लगा करता था। वहां पर ही ऐतिहासिक मेलों में जाते थे और स्वाधीनता के लिए, मतलब अपने देश के लिए ये योजना बनाते थे, प्लानिंग करते थे। ठीक है। अब 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। अब जैसे जैसे लोगों में देश के लिए, स्वाधीनता के लिए एक आग भड़क चुकी थी, तो क्या हुआ, 25 जुलाई 1857 को दानापुर
दानापुर एक जगह का नाम है। वहाँ की सैनिक टुकड़ी, जो हमारी भारतीय सैनिक सैनिक थे, उनकी एक टुकड़ी ने यानी एक ग्रुप ने विद्रोह कर दिया, यानी युद्ध छेड़ दिया, और सैनिक सोन नदी पार करके आरा की ओर चल पड़े। ठीक है। तो कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था, क्योंकि इन लोगों ने प्लानिंग की थी ना, कुंवर सिंह ने और उन बाबा ने। तो इन्होंने इनसे इनका संपर्क यानी इनसे इनकी बातचीत जो थी वो पहले से ही थी। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद कर दिया। अब जितने भी भारतीयों को ब्रिटिश ने सलाखों के पीछे रखा हुआ था, यानी जेल में बंद किया हुआ था, तो हमारे जितने सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह किया था, उन्होंने आरा जेल पहुंचकर सारी सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। अब इन्होंने विद्रोह किया, युद्ध किया और आरा पर विजय प्राप्त कर ली, मतलब कि युद्ध में जीत गए। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। किसको? कुंवर सिंह को, क्योंकि उन्होंने ये सारी योजना बनाई थी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। हालांकि इनकी एज काफी हो गई थी, ये बूढ़े थे, लेकिन इन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई थी जिससे कि युद्ध में हम लोग जीत गए, आरा पर हमने विजय प्राप्त कर ली, इसलिए क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गए, मतलब ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए सबका। ठीक है। दानापुर आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी। अब दानापुर में जो लड़ाई हुई थी, अब उसकी जो ज्वाला थी उसकी आगे होता है ना कि एक जगह तो हमारे सैनिकों ने विद्रोह किया और युद्ध किया और जीत गए, तो बाकी भारतीयों को भी जोश आ गया। तो इसी तरह से बिहार में भी हर जगह सर्वत्र व्याप्त हो गई ज्वाला। ठीक है। लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी थी। अब क्या था, हमारे भारतीयों में ये तो था कि उन्होंने युद्ध तो छेड़ दिया, विद्रोह भी कर दिया, लेकिन इनमें एक कमी थी। वो क्या कमी थी? अनुशासन की, डिसिप्लिन की कमी थी। स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं अधुन आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। मतलब क्या था कि एक तो इनके अंदर अनुशासन की कमी थी, और वहाँ के जो जमींदार थे, स्थानीय जमींदार थे, कुछ एक लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों के साथ उनकी हेल्प कर रहे थे, उनको सहयोग कर रहे थे, भारतीय थे वो, फिर भी वो अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। और तीसरी चीज क्या कमी थी? हमारे पास शस्त्रों की कमी थी, हमारे पास हथियार की कमी थी। तो इस वजह से जगदीशपुर जो था वो उसका पतन होने लगा, उसको हम नहीं रोक पाए। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। अब 13 अगस्त को क्या हुआ, जगदीशपुर में जो युद्ध हुआ था, उस समय कुंवर सिंह की जो सेना थी, इन सभी कमियों की वजह से अंग्रेजों से हार गए भारतीय। किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। लेकिन हारने के बाद भी वीर कुंवर सिंह का जो आत्मबल था वो टूटा नहीं, उनका कॉन्फिडेंस नहीं हिला, वो टूटा नहीं, और वो दोबारा से योजना बनाने लगे, आगे की योजना बनाने लगे, आगे के युद्ध के लिए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो जो क्रांति के और बाकी के लोग थे जो इस क्रांति को चला रहे थे, उनके नेताओं से मिलकर के आज़ादी की लड़ाई को और आगे बढ़ाना चाहते थे, ताकि हमारे भारतीयों को आज़ादी मिले। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। कुंवर सिंह जो थे सभी नेताओं से मिलते मिलते सासाराम से मिर्जापुर भी गए, रीवा, कालपी, कानपुर और लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा, मतलब वो लोगों को समझाते रहे, अपने देश के लिए उकसाते रहे, अपनी आज़ादी के लिए उकसाते रहे लगातार। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। अब क्योंकि कुंवर सिंह तो निकल पड़े थे अपनी इस विजय यात्रा के लिए, उन्होंने देश के हर एक कोने में जाना शुरू कर दिया, लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया अपनी आज़ादी के लिए। तो इससे क्या था, अंग्रेजों को थोड़ा सा डर बैठ गया, उनके होश उड़ गए कि इस एक आदमी ने ही सबको क्रांति के लिए जगा दिया। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। बहुत से स्थानीय सैनिक जो थे, राजा थे, वो कुंवर सिंह की इस अधीनता में लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। अब क्या था, लोग
जो थे वो कुंवर सिंह के साथ जुड़ते चले गए, उनकी बातें मानने लगे और इस लड़ाई में उनका साथ देने लगे और ये लड़ाई आगे बढ़ती चली गई। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए लखनऊ पहुंच गए। अब क्या था, पूरे उत्तर भारत में तो फैल ही चुका था हमारा ये जोश, जो हमें आज़ादी की लड़ाई लड़नी थी। इसी तरह से ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति रणनीति मतलब उनकी जो प्लानिंग थी, प्रदर्शन करते हुए लखनऊ पहुंच गए। अब क्या, आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद और एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना। अब वो कहाँ पहुंच गए? आजमगढ़। और वहां पर वो क्यों पहुंचे थे? क्योंकि वहां पर जाने का उनका मकसद था, उनका उद्देश्य था कि इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण करके शत्रुओं को पराजित कर दे, अंग्रेजों को वहां से हम हटा दें। अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना, अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। अब क्या हुआ, जगदीशपुर पर तो अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया था और फिर क्या था, कुंवर सिंह का अंग्रेजों से घमासान युद्ध छिड़ गया। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण कर दिया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हरा दिया। अब क्या था, कुंवर सिंह जो थे उन्होंने आजमगढ़ को जीत लिया और अंग्रेजों को एक बार फिर से परास्त कर दिया, हरा दिया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। अब उन्होंने जगदीशपुर जो हार चुके थे उसको भी जीत लिया और आजमगढ़ को भी जीत लिया और वो विजय पताका लेकर, यानी अपना विजय का झंडा फहराते हुए अपने जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य ना मिला। अब क्योंकि उनकी उम्र तो बहुत हो चुकी थी और इतने सारी जगह पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, इतने बड़े-बड़े उन्होंने योजनाएं बना ली थी, सब लोगों को इस युद्ध के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक ये इस युद्ध के विजय का आनंद ना ले सके। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए, जब वो विजय का जश्न मना रहे थे, अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, लोगों ने यूनियन जैक, अंग्रेजों का झंडा उतार कर अपना झंडा फहराया। अंग्रेजों का झंडा उस टाइम उतार दिया गया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गए। और फिर क्या हुआ, हम सब के दिलों में अपने देश के लिए आज़ादी की आग जला करके, जगह जगह विजय करके, विजय प्राप्त करके, विजय झंडा फहरा करके और अंग्रेजों का झंडा उतरवा करके 26 अप्रैल 1858 को यह वीर हमसे विदा लेकर, इस संसार से विदा लेकर और अपनी अमर कहानी को यहाँ छोड़कर चले गए। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। वो युद्ध कला में पूरी तरह से निपुण थे, उनको बचपन से ही शौक था। छापा मार युद्ध करने में उन्हें महारत शामिल थी। मतलब छापा मार यानी अचानक से अंग्रेजों के ऊपर युद्ध करके उन्होंने पहले ही महारत हासिल की हुई थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। उनका जो रण कौशल था, उनकी जो योजनाएं थी, उसको अंग्रेज नहीं समझ पा रहे थे। दुश्मन को उनके सामने या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। मतलब वो इतने वीर और ऐसे रण कौशल थे, ऐसी योजनाएं बनाते थे कि या तो दुश्मन उनसे डर के भाग जाया करते थे या फिर मर जाया करते थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। 1857 के संग्राम में, युद्ध स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने जिस तलवार से अंग्रेजों को हटाया, हमें आज़ादी दिलवाने में पूरी पूरी मेहनत की, पूरा योगदान दिया, तो उनके बहादुरी के जो किस्से हैं इतिहास के पृष्ठों पर अभी भी हैं। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी, गंगा नदी पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कर जाएंगे। फिर क्या था, अंग्रेजी सेनापति डगसल बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगे, जबकि कुंवर सिंह तो वहां थे ही नहीं। यही तो उनकी योजनाएं थी। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को गुमराह कर दिया था। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर
शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दी और बलिया पर अंग्रेज जो है वो देखते रहे, प्रतीक्षा करते रहे कुंवर सिंह की। जब डगसल को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना जब तक गंगा पार कर चुकी थी। तो वो ऐसी ऐसी योजनाएं बनाते थे कि अंग्रेज भी हैरान रह जाते थे और वो हार जाते थे उनके सामने। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अब जिस समय उन्होंने अपनी पूरी सेना को गंगा पार करा दी थी, तो आखिरी की एक नाव रह गई थी जिसमें कुंवर सिंह खुद थे। अंग्रेजी सेनापति डगसल को अच्छा मौका मिल गया। उसने उस नाव को पकड़ लिया और उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई, क्योंकि उस नाव में कुंवर सिंह बैठे थे, तो उनके बाएं हाथ की कलाई पर वो गोली लग गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। अब क्या था, जब उनके बाएं हाथ में गोली लगी तो उनको लगा मेरा ये हाथ तो बेकार हो गया, इसका जहर अब फैलता जाएगा, ये हाथ तो बचेगा नहीं। तो उन्होंने उसी समय, ताकि ये पूरे मेरे शरीर में जहर ना फैले, उन्होंने उस अपने हाथ को ही काट डाला और गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपनी ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की है अकिंचन भेंट स्वीकार करो। मतलब उन्होंने अपने हाथ को गंगा मैया को भेंट चढ़ा दिया। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो ले लिया, लोहा मतलब टक्कर तो ले ली थी। उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब वो बहुत फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं थे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत सामाजिक कार्य किए। उन्होंने आरा जिले स्कूल के लिए अपनी ज़मीन भी दान में दी थी, ताकि वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अच्छा स्कूल बन सके। फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क, यानी कि उन्होंने जगदीशपुर और आरा की सड़क को बनवाने का भी बहुत काम दिया, बहुत योगदान दिया। आरा बलिया सड़क, आरा और बलिया की सड़क का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया। उस समय जल की पूर्ति के लिए कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे, तो उन्होंने ये भी बहुत सामाजिक कार्य किए। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। तो वीर कुंवर सिंह की गाथा तुम जितनी भी सुनो उतनी कम है। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत से काम किए, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटिश से लड़े, देशवासियों के दिल में स्वतंत्रता के लिए एक आग जलाई, ठीक है, और सामाजिक कार्य भी बहुत किए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और कैफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनकी जो सेना थी उनमें ही दो लोग जो थे वो उच्च पद पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। मतलब यहाँ पर हिंदू मुसलमान कुछ अलग नहीं थे, उन दोनों के ही त्योहार मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। पाठशालाएं हिंदुओं के लिए बनवाई, जैसे हिंदू पाठशाला में पढ़ती है इस तरह से उन्होंने मकतब भी बनवाए जो मुसलमान पढ़ते हैं जहाँ पर, ठीक है। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी, मतलब लोग उन्हें इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए क्या लिखा है, देखिए। चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरे दल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। मतलब उनका चित्र देखकर भी दुश्मन भयभीत हो जाते हैं। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उनकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। जिस तरह से हमारी रानी लक्ष्मीबाई भी एक मर्दानी थी, उसी तरह से हमारे वीर कुंवर सिंह भी एक बड़े मर्दाने थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये थी वीर कुंवर सिंह की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। इसके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।